हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो जूनियर सुपर टेट के लिए जो टॉपिक वाइज सीरीज चलाई जा रही है उसमें मैंने आपको सजीव निर्जीव जीव जगत और सजीवों का वर्गीकरण यहाँ तक इससे पार्ट 1 में करा चुकी हूँ मैं। लेसन 1 और 2 भी जो भी तो वो पूरा कंप्लीट कर दिया। लेसन 3 चल रहा है ये। तो ये अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके देख लीजिए। आज हम इस वीडियो में करेंगे जंतु और वनस्पतियाँ, उसके बाद पौधों का वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ले लेंगे। तो आज हम करेंगे जंतु और वनस्पतियाँ। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखो, ये आपका ई पार्ट है। ABCD आपका कंप्लीट करा चुकी हूँ मैं। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे आपका। यहाँ से 30 नंबर से स्टार्ट है। निम्नलिखित जंतुओं में से रोमंथी या रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय चुनिए। तो रूमिनेंट किसे कहते हैं? जो जो जंतु जुगाली करते हैं, मतलब अपना खाना पचाते हैं। तो कौन से ऐसे जंतु हैं? तो वो आपके हैं भैंस, गाय और हिरन। इसमें डॉग है तो डॉग तो जुगाली करता नहीं है, बिल्ली नहीं करती है इसमें। इसमें फिर से डॉग है तो ये ऑप्शन हट जाएंगे। तो आपका क्या बचेगा? भैंस, गाय, हिरन। ये आपने देखे होंगे खाना खाने के बाद जब जानवर बैठ के अपना मुंह चलाते हैं तो उसको कहते हैं जुगाली करना। तो ऐसा क्यों करते हैं? इससे इनका भोजन पचता है। और जुगाली करने वाले जंतु को रोमेंथी या रूमिनेंट कहते हैं। ये टेट शीट में पूछा गया क्वेश्चन कई बार। ये सभी सीमाएंगे। इनका पाचन क्रिया में कुछ विशेषता पाई जाती है। इनके मांस को 4 भागों में बांटा गया है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि जुगाली करने में, जब ये जुगाली करते हैं ना, तो कौन सी गैस रिलीज होती है इनके मुंह से? तो वो होती है मेथेन, CH4, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं? मार्स, MARSH, मार्स गैस भी कहते हैं। जैसे धान के खेतों में मिलती है दलदली जगह पे, और जुगाली करते हैं जब पशु, तो इसमें भी मेथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट देखो, एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? तो इनमें से कौन सा देख सकता है? वो ऑप्शन ए, गिरगिट इज राइट आंसर। इसकी डिटेल लिखी हुई है, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको पता ही है कि रंग बदलने की क्रिया इसमें ज़्यादा पाई जाती है, जीभ भी इसकी लंबी पाई जाती है। तो गिरगिट एक ऐसा है जो एक बार में 2 जगह देख सकता है। नेक्स्ट देखो, हिप्पोकैम्पस है एक। हिप्पोकैम्पस क्या है आपका? ये डी, मीन एक मछली है। यूपी टेट में पूछा गया जूनियर में। हिप्पोकैम्पस समुद्र में पाई जाने वाली मछली की प्रजाति है। इसका जो सिर होता है वो किसके समान होता है? घोड़े के समान। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सी हॉर्स कहते हैं। सी हॉर्स कहते हैं, बट ये है एक मछली। इसका जो सिर होता है वो घोड़े की तरह होता है, इसलिए इसे सी हॉर्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, संसार में पाए जाने वाला सबसे लंबा सर्प कौन सा है? तो ये आपका डी, जालीदार अजगर। अब इसकी डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि सर्प से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो, सबसे संसार में कौन कौन से सर्प सबसे लंबे पाए जाते हैं? एक तो बाइपर का वैज्ञानिक नाम क्या है? बाइपर डाई है, जो बेसेले सांपों का एक जैव वैज्ञानिक कुल है। विश्व भर में पाए जाते हैं अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेडागास्कर। इनको छोड़कर बाकी सब जगह ये पाए जाते हैं। बाइपर सबसे लंबा और बेसेला सांप है, जिसकी लंबाई कितनी है? 11 फीट। अभी मैंने जालीदार क्यों ये वाला इसमें डी क्यों बोला, भी आप डिटेल देख लो फिर पता चल जाएगा। इसके कितनी है? 11 फीट। और सेंटीमीटर में कितना है? 335। अभी देखो एनाकोंडा का, देखो एनाकोंडा एक प्रजाति है, हरा एनाकोंडा के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ये गैर बेसेला सांप है, और जिसकी लंबाई कितनी? 17 फीट। ठीक है। फिर देखो बोआ, कंसी टू कटर, जिसे लाल पूंछ वाला बोआ या सामान्य बोआ भी कहा जाता है। ये उत्तर दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। मादा सर्प की समान लंबाई कितनी होती है? 7 से 10 फीट। और नर सर्प की लंबाई होती है 6 से 8 फीट, यानी मादा सर्प थोड़ी लंबी होती है। अब आपका आएगा जालीदार सर्प, जिसकी लंबाई मैंने आपको ऑप्शन में डी लिया है। क्यों लिया है वो देखो, इसकी लंबाई 19 फीट सबसे ज़्यादा है, 6 मीटर होती है। इसकी गिनीज बुक के आधार पर विश्व रिकॉर्ड है इसका। तो दक्षिण एशिया में पाया जाने वाला ये सबसे लंबा सांप होता है, और 120 केजी वजन तक इसका पाया जाता है। तो इस तरह से आपकी सबसे ज़्यादा किसकी? जालीदार अजगर की कितनी है? जालीदार अजगर की आपकी 19 फीट।
इसके बाद एनाकोंडा की आती है 17 फीट, और फिर बोआ की आपकी है 7 से 10, ये कम है इससे भी, और वाइपर की आपकी 11 फीट, और बोआ सबसे कम है। तो सबसे इनमें कौन सा ज़्यादा है? जालीदार अजगर, इसलिए इसमें डी ऑप्शन इज राइट। तो आप सीक्वेंस में अच्छे से ला रखना, 11 वाइपर की, एनाकोंडा 17 और जालीदार की 19 फीट है, और बोआ की होती है 7 से 10 मादा की, और 6 से 8 नर सर्प की। निम्नलिखित में से कौन सा एक अगुहिक जंतु है जिसमें गुहा नहीं पाई जाती? ये प्लेटीहेल्मिंथेस संघ के जंतु कहलाते हैं, डी। ये आंत परजीवी जो आंत में पाए जाते हैं, और ये पचा पचाए भोजन प्राप्त करते हैं, ये भोजन का अवशोषण अपने शरीर की सतह के द्वारा करते हैं। लीमर क्या है? लीमर मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है, ये इसकी डिटेल है। इसकी 101 प्रजातियां पाई जाती है जो कि 80% विलुप्त के कगार पर है। ये मतलब यानी इतनी इसकी जातियां खतरे में है। किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? गाय, शेर, खरगोश, बकरी, शेर। तो ये हो गया आपके शेर में। शाकाहारी जंतुओं में जो आंत होती है वो बड़ी होती है, जबकि मांसाहारी में छोटी। तो ये तीनों शाकाहारी हो गए, तो कौन सा ऑप्शन होगा? लॉइन, ये मांसाहारी है। नेक्स्ट देखो, इसमें सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? तो ये आपका चीता, सबको पता है। इसका वैज्ञानिक नाम याद कर लो, पूछ लिया जाता है, एसिनोनिक्स जुबेटस। और इसकी एक छलांग 460 मीटर तक की दूरी तय कर सकता है एक छलांग में ही, और 3 सेकंड के अंदर ही 103 किलोमीटर प्रति घंटे का इजाफा भी कर लेता है। तो कितना फास्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? आपकी ए, पफ्फर मछली। अब ये देखो आपका एफ पोर्शन स्टार्ट हो गया, वनस्पतियाँ, वेजिटेशंस। अदरक इसका रूपांतरण है, अदरक है आपका तने का। तो देखो कौन कौन से और आते हैं, हल्दी के, अदरक, आलू, ये सब किसके? तने के। ये बहुत पूछा जाता है, आलू किसका रूपांतरण है? हल्दी, अदरक के तने के। क्लियर। नेक्स्ट देखो, पौधों में एदा का मुख्य कार्य क्या है? तो ये आपका खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, और जाइलम का कार्य होता है जल का स्थानांतरण। ये इसकी डिटेल आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो, रंध्र यानी स्टोमेटा पाए जाते हैं कहाँ? पाए जाते हैं पत्तियों की निचली सतह पर। सबसे अधिक बाष्पोजन ट्रांसपिरेशन होता है कहाँ पे? स्टोमेटा द्वारा। बाष्पोजन की दर मापी जाती है पोटोमीटर द्वारा, इम्पोर्टेंट है भी। बाष्पोजन दर कब बढ़ती है? तापमान बढ़ेगा तो बाष्पोजन दर भी बढ़ जाती है। बाष्पोजन की क्रिया किस दशा में तीव्रता से होगी? वायु शुष्क व मृदा में पर्याप्त जल हो तब होगी। रंध्रों के खुलने व बंद होने के नियमन में सक्रिय तत्व क्या है? के, यानी पोटेशियम। किसमें रंध्र दिन के समय बंद रहते हैं परंतु रात में खुल जाते हैं? ये आपका कैक्टस। दिन में स्टोमेटा बंद रहते, रात में खुल जाते हैं, ये आपका कैक्टस, जो कि डिजर्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट, केले के पौधे की जड़ क्या है? ये आपकी अपस्थानिक मूल। रूट कैप नहीं पाया जाता, ये ऑप्शन ए होगा इसका, जलीय पौधों में नहीं पाया जाता, जिन्हें हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। इसकी डिटेल है। जो पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों में पाए जाते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। इनकी पूर्णतः जो जलोद्भिद पौधे होते हैं ना, पूर्णतः जल में डूबे रहते हैं। इनके पौधों का तना मुलायम और लंबा होता है, इनकी जड़ें लंबी और पतली होती हैं। इनमें रूट कैप नहीं पाया जाता। कुछ जलीय पौधों जैसे समुद्र शोक या इकोर्निया या पिस्टिया, इनमें मूल गोप के स्थान पर मूल पॉकेट होती है। नेक्स्ट देखो, फाइकस में परागण होता है किसके द्वारा? कीटों के द्वारा। ये फाइकस किसे? गूलर को कहा जाता है। आपने कब गांव में अगर गए हो तो आपने देखा होगा गूलर के पेड़, जब गूलर को खाते हैं ना तो उसके जब उसको तोड़ोगे अंदर से फल को, तो अंदर छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हैं, इसीलिए इसमें परागण कीटों के द्वारा का होता है। नेक्स्ट देखो, इम्पोर्टेंट है ये, जलीय तथा कीट बच्ची पौधा, ये आपका यूट्रिकुलेरिया, इम्पोर्टेंट है।
ये जलीय व कीट बच्ची पौधा है। इसके अलावा ड्रोसेरा और डायनिया भी आपके क्या हैं, ये भी कीट बच्ची पौधे हैं, किंतु ये जलीय नहीं है। ये याद रखना, ये तीनों ही कीट बच्ची पौधे हैं, बट डायनिया और ड्रोसेरा जो होता है ना, ये आपका जलीय नहीं है। यूट्रिकुलरिया जल में रहता है, तो ये जलीय कीट बच्ची पौधा है। और कीट बच्ची पौधे अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। किसकी पूर्ति करने के लिए? नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीटों को खाते हैं ये। तो ये तीनों ही कीट बच्ची पौधे हैं, बट जलीय लग गया ना इसमें, जलीय कीट बच्ची पूछा तो क्या होगा? तो जलीय कीट बच्ची आपका होगा यूट्रिकुलरिया। क्लियर? 28 देखो, इनको आपको मिलाना है। तो जड़ क्या होगी आपकी? गाजर। तना गन्ना। बीज मूंगफली। फल सेब। तो ये आपको किसमें मैच कर रहा है? ऑप्शन बी में। ये इसकी डिटेल है, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलग से। जाल का बस शिराविन्यास पाया था पीपल में, समांतर शिराविन्यास पाया था केला बांस ताड़ में, स्पाइकैलेट पुष्क्रम पाया था गेहूं जौ जई में, कटोरिया अथवा साइथियम पुष्क्रम किस कुल के पौधों में पाया था? यूफोर्बिएसी। कौन सा पुष्क्रम तुलसी यानी ओसियम के पौधों में पाया था? ये कूट चक्र। वर्टिसिलास्टर, इंग्लिश में भी याद रखना, पूछ लिया था, इंपॉर्टेंट है। केले में पाया जाने वाला पुष्क्रम कौन सा है? स्थल मंजरी या स्पेडिक्स। स्थूल मंजरी, सॉरी, स्पेडिक्स। आधार लग्न बीजांडन्यास यानी बेसल प्लेसेंटानेशन पाया जाता है कंपोजिटी में। सीमांत बीजांडन्यास पाया था मार्जिनल प्लांसेटेशन, ये पाया था आपका लेग्यूमिनोसी में। वायु द्वारा प्रकीर्णन होता है सिनकोना और मदार में। जल द्वारा प्रकीर्णन होता है कमल में। जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन होता है गोखरू और लटजीरा में। डबल फर्टिलाइजेशन दिनिशेशन का वर्णन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था आपका नवासिन के द्वारा 1898 ईस्वी में। बहुब्रूडता, इसकी खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने संतरे में की थी। बिना निषेचन के जब फल का निर्माण होता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, बिना निषेचन के जब फल का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? आंशिक फलन। इंग्लिश में बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। किसी भी तरीके से पूछ सकता है वो। तो ये सारी सभी इंपॉर्टेंट है, वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं द्वारा, ये आप अच्छे से लर्न कर लेना है। इससे इधर देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है, केले में पाए जाने वाला स्थूल मंजरी और वेसल प्लांसेटेशन, ये आपका कंपोजिटी में। मार्जिनल सीमांत बीजांडास, ये भी लैंग्वेज, ये भी इम्पोर्टेंट है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओसिमियम तुलसी में। वर्टिसिलास्टर, अच्छे से लर्न कर लेना। जलीय ब्रायोफाइट है, कौन है? ये आपका रिक्सिया फ्लूटेंस, इम्पोर्टेंट है ये। इसका सामान्य नाम फ्लोटिंग क्रिस्टल वॉट है। रिक्सिया फ्लूटेंस लिवर वॉट जीनस रिक्सिया का एक जलीय ब्रायोफाइट है। ये तालाबों में तैरता हुआ पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, वो है फूल जिसमें अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं इस तरीके से उपस्थित होते हैं, क्या कहलाता है? ABCD में से क्या होगा इसका आंसर? ये होगा आपका बी, पूर्ण फूल। कौन सा एक बीजपत्री है? ये आपका सी, मक्का। मक्का के साथ प्याज, गेहूं, गन्ना, चावल, ये भी आपके एक बीजपत्री हैं। रेशेदार मूल का उदाहरण है सी, मक्का। जितने भी एक बीजपत्री पौधे होते हैं ये सब इसी के उदाहरण है। रेशेदार मूल मक्का में पाया जाता है। देवदार संबंधित है किससे? अनावर्त बीजी पादप से। ये डिटेल में देखो। अनावर्त बीजी को क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म। जिम्नो मतलब नेक्ड, स्पर्म मतलब सीड। नेक्ड का मतलब होता है नग्न, सीड मतलब बीज। ऐसे बीज जो कवर्ड ना हो, ढके ना हो, नग्न बीज होते हैं किसमें? अनावर्त बीज, इसीलिए अनावर्त बोला जाता है इसको, जिम्नोस्पर्म। तो ये देवदार का हो गया। और देखो नग्न बीजी पौधे क्या कहलाते हैं?
अभी बताया था अनावृत बीज यानी जिम्नोस्पर्म। सबसे बड़ा बीजांड पाया था साइकस में। साइकस की कॉर्लॉइड जड़ों में सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एनावेना नॉस्टॉक। बहुत पूछा जाता है साइकस की जड़ों में क्या पाया था? एनावेना नॉस्टॉक यानी नीला हरा शैवाल। जिम्नोस्पर्म का मेवा क्या कहलाता है? चिलकोजा। ये भी बहुत पूछा था, जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? साइकस को ही कहा जाता है, लिविंग फॉसिल्स। चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है तारपीन का तेल। निम्न में से कौन सा अभ्रूढ़ीय पौधा का उदाहरण है? नॉन एम्ब्रोफाइटा। ये आपका होगा, कौन सा होगा ABCD में से? डी, यूलोथ्रिक्स। इसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता, ये अभ्रूढ़ीय पादप है। ये असंवहनी व अपस्पी भी होते हैं। नेक्स्ट देखो, ब्रायोफिल्म या पत्थर चट्टा। ब्रायोफिल्म या पत्थर चट्टा में जनन होता है। तने, पत्ती, पुष्प, जड़ किसके द्वारा होता है? तो ये हुआ आपका ऑप्शन बी, पत्ती द्वारा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। निम्न में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है? ये आपका अमरवेल। इसकी डिटेल देख लेते हैं। ये पूर्ण स्तंभ परजीवी है। इसमें पत्तियां और पर्णहरम यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका रंग पीत मिश्र सुनहरा है, हल्का लाल होता है। क्लोरोफिल होता तो हरा होता। इसका तना लंबा, पतला, शाखायुक्त व चिकना होता है। तने से अनेक मजबूत पतली पतली मांसल शाखाएं निकलती हैं, जो आश्रय पौधे को अपने भार से झुका देती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये पूर्ण स्तंभ परजीवी क्या है? अमरवेल। यू पीरियड में पूछा जा चुका है ये। तो इस तरह से ये जंतु और वनस्पतियों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। तो बाकी क्या करेंगे? पौधों का वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण, ये नेक्स्ट वाले टॉपिक में ले लेते हैं। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप देखेंगे नहीं, इसलिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।